तो मेरे साथ दो खास लोगों का पैनल है। अभी मैं आपका तारुफ कराती हूँ। जनाब प्रदीप यादव जी कांग्रेस लीडर हैं, बहुत स्वागत है आपका प्रदीप जी। और शिव कुमार मेहता साहब बीजेपी लीडर हैं हमारे साथ हमारे इस पैनल में, जिनके साथ इस चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। आपका बहुत स्वागत है शिव कुमार जी। थैंक यू। क्योंकि सरकार आपकी है शिव कुमार जी, जाहिर सी बात है जवाबदेही पहले आप ही की बनती है जनता के प्रति, तो सवाल की शुरुआत भी आपसे ही करेंगे। आपको, आपकी पार्टी को, आपकी पार्टी के तमाम बड़े नेताओं को क्यों इतना यकीन है कि आइंदा चुनाव में यानी 2024 में भी आप ही लोग एक बार फिर से हरियाणा में भी और देश में भी सत्ता की बागडोर संभालेंगे? जो जनता चाह रही है वही आपने प्रश्न कर दिया। देखिए, बाकी पार्टियों में क्या होता है, हमने जो हमारा प्रधानमंत्री देश का बना, जनता ने बनाया, जनता की इच्छा थी कि नरेंद्र मोदी को प्रधानमंत्री बनाए। वही इच्छा हरियाणा में थी कि हरियाणा में ईमानदार मुख्यमंत्री बनाएं। और हम धीरे धीरे ये जो पीछे बीमारियां थी, जो एलोपैथी जो चल रही थी, जिनका इलाज नहीं था, वो हम आयुर्वेदिक के हिसाब से उसका इलाज कर रहे हैं। धीरे धीरे आगे आने वाले समय में 2024 के बाद में ये पार्टियां जातिवाद और ये सब क्षेत्रवाद सब भूल जाएंगी, सबका साथ सबका विकास के हिसाब से आगे काम करेंगे। आज जो अलग अलग ये मांग कर रहे हैं, ये आने वाले समय में भूल जाएंगे और देश में सबका साथ सबका विकास, हरियाणा एक हरियाणवी एक, इस नारे के हिसाब से जो चल रहे हैं। हमने हरियाणा में बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का किया, आप देखिए उस समय क्या रेशा था, आज क्या रेशा है। हमने हरियाणा में शिक्षा का हिसाब से आप देखिए, हमारी सरकारी स्कूलों के बारे में भी कह रहे थे कि IAS IPS सरकारी स्कूलों से भी निकल के जा रहे हैं। सर बेटियां तो अब भी नहीं महफूज, पानीपत गैंगरेप भूल रहे हैं आप जी। बेटियां तो अब भी महफूज नहीं है, बेटियां तो नहीं बच रही हैं अब भी। नहीं, देखो आज समाज में ये सतयुग से चलता आ रहा है। हमारी कोशिश है तुरंत उस प्रभाव से कार्य करना। हमने महिला थाने अलग से खोले, एक काल पर बेटी की एक काल के ऊपर सिर्फ 9-10 मिनट में वहां पुलिस पहुंच करके उसकी सुरक्षा की व्यवस्था करती है। फिर भी ऐसी वारदातें हो रही हैं सर, आप नहीं जानते क्या? कुछ हमें संस्कारों से, विचारों से ये ठीक होना पड़ेगा। इस संस्कार विचार हैं, ये सब ठीक होंगे, धीरे धीरे सब ठीक होंगे। तो फिर सरकार किस लिए बनाए सर, जब सब संस्कारों और विचारों से हो जाएगा? सर एक भी ऐसा कोई हमारे खिलाफ मुद्दा नहीं है जिसमें हम कोई ये ना कह सके कि सरकार नहीं बनेगी। हम तीसरी बार केंद्र में और हरियाणा में रिपीट कर रहे हैं और बड़े अच्छे बहुमत से रिपीट कर रहे हैं। यानी आपको लगता है कि 10 साल के लगातार कार्यकाल के बाद भी, इतनी लंबी हुक्मरानी के बाद भी एंटी इनकम्बेंसी जैसी कोई चीज आपके खिलाफ नहीं है? नहीं है। ठीक है। प्रदीप यादव जी, खट्टर साहब अक्सर ये कहते हैं कि हमने विपक्ष के लिए कोई मुद्दा ही नहीं छोड़ा हुआ, क्या किस बात पे जाके जनता के बीच वोट मांगेंगे? सबसे पहले तो खबरें अभी तक चैनल का मुझे यहाँ आने का और अपनी जनता का बात रखने का मौका दिया है, उसके लिए मैं आपके चैनल का धन्यवाद व्यक्त करता हूँ। ये जो आपने कहा कि हम किस मुद्दे के साथ इलेक्शन में जाएंगे, मैं ये कहना चाहता हूँ कि बीजेपी झूठी और जुमलेबाजों की पार्टी है, चाहे वो केंद्र सरकार हो चाहे राज्य सरकार हो। इनकी सरकार में महंगाई बढ़ी, भ्रष्टाचार बढ़ा, बेरोजगारी बढ़ी और लॉ ऑर्डर की सिचुएशन मतलब बद से बदतर होती गई। हमारा युवा आज बेरोजगारी के अभाव में नशा और अपराध की ओर अग्रसर हो गया, उसको नशे और अपराध की तरफ धकेल दिया गया और उसके साथ साथ बेरोजगार युवाओं के साथ रोजगार के नाम पे छल किया जा रहा है। कहीं कौशल रोजगार के नाम से एक नया भ्रष्टाचार का अड्डा खोला गया है। युवाओं को रोजगार ना देकर उनको अलग अलग भटकाया जा रहा है। केंद्र सरकार ने, मेरा ये नारनौल की जो एरिया है, ये क्षेत्र रणबांकुरों का, वीरों का, जवानों का एरिया है। यहाँ से सबसे ज़्यादा वीर जवान हमारी सेना में अपना सेवा देकर इस देश का। लेकिन आप जितने आंकड़े आप गिना रहे हैं बेरोजगारी के, कर्जे के,
ये बीजेपी तो मानती नहीं आपके एक भी आंकड़े को। खट्टर साहब तो सीएमआई की रिपोर्ट को भी नहीं मानते। मैं बीजेपी सरकार की खुद की अपने विधानसभा और सेंटर में गवर्नमेंट के आंकड़ों के साथ आया हूं। मेरे साथ उनके आंकड़े हैं, उन्हीं के लेटर हैं कि 2014 से लेके और 2000 अब तक का 23 तक जो बेरोजगारी दर है वो हरियाणा में 3 गुना ज़्यादा बढ़ गई है। और इससे डिनाई करते हैं तो ये पेपर है, ये इन्हीं की सरकार के द्वारा जारी किए हुए हैं। शिव कुमार जी, इन आंकड़ों को मानते ही नहीं है। जो ऑफिशियल रिपोर्ट्स हैं उन्हें भी नहीं मानते आप। सीएमआई की रिपोर्ट्स को धता बता देते हैं। ऐसा है मैडम, कांग्रेस ने सदा ना किसी की मानते, ना किसी की सुनते, ना कोई कही हुई करते। आपने देखा था, ये किसकी मानेंगे? प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह जी थे, वो लोकसभा में कानून पास कर रहे थे, प्रस्ताव पास कर रहे थे, और राहुल गांधी रोड के ऊपर उसको फाड़ के फेंक रहा था। अब इनसे क्या कहें, क्या सुने? हरियाणा में इनकी जहां भी मीटिंग होती है वहां आपस में झूठ बजाई चलती है। ये आंकड़े खुद नहीं इकट्ठे किए कांग्रेस ने या विपक्ष ने। सीएमआई की रिपोर्ट का हवाला देते हैं, दूसरी रिपोर्ट्स का हवाला देते हैं, आप इसे भी नहीं मानते? नहीं, हमने ईमानदारी से हरियाणा की जनता की, देश की जनता की ईमानदारी से सबका साथ, सबका विकास का काम किया है। इसी मुद्दे पर दोबारा से हरियाणा में पूर्ण बहुमत से, अच्छे बहुमत से सरकार बनेगी और लोकसभा में भी सरकार बनेगी। और ये इनको बड़े काफ़ी समय से वो इनके डीएनए में है, झूठ बोल करके, जैसे तैसे कर करके, मुद्दा दे करके, जाति का मुद्दा दे करके, समय के हिसाब से करके, आज देखिए इनकी झूठ बजाई। अभी तो वहाँ कह रहे थे शिव कुमार जी, अगर अभी मैं वो एमपी में कह रहे थे, वहाँ के मुख्यमंत्री कैंडिडेट हैं, बोला टिकट उसने दिग्विजय सिंह ने बेची से उसके कुर्ते फाड़ो। नहीं, एक मिनट, अभी तो हाल ही है। अभी हम हरियाणा पर बात कर रहे हैं। अगर आप कह रहे हैं कि सब आपने तरीके से, सलीके से कर लिया इन 10 सालों में, तो इतना बड़ा पुलिंदा प्रदीप जी लेकर आए हैं, आंकड़े ही हैं इसमें सारे, ये कहाँ से आए? मुझे लगता नहीं है कोई पुलिंदा है, ये वकील साहब है, इन्होंने कहीं अपनी वो दूसरी फाइल ना उठा लाए हो। यानी आप सीएमआई की रिपोर्ट को नहीं मानते? नहीं, इनकी रिपोर्ट ये आपस में खुद नहीं मानते। अभी हुड्डा साहब ने 4 डिप्टी सीएम की घोषणा की थी, तो बाकी लोगों ने उसी को खारिज कर दिया कि ये कौन होते हैं बनाने वाले। जवाब दें बस, सीएमआई की रिपोर्ट को आप नहीं मानते? ये अपनी ही सरकार की रिपोर्ट को नहीं मानते, अपनी सरकार पे विश्वास नहीं करते। वो यूपी में मान्य होती है, बाकी जगह मान्य होती है। आज मैं आपको, आप एक दिन का समय और निकालें, ये तो निकाल लिया कि जाकर के जनता से पूछें, यहाँ का किसान खुश, यहाँ का मजदूर खुश, यहाँ का बेरोजगार था वो खुश, यहाँ के युवा खुश, यहाँ के आम जनता, सभी 36 बिरादरी खुश है। सबसे पहले मैं शिव कुमार जी का धन्यवाद करता हूँ, उन्होंने यहाँ आने की हिम्मत तो जुटाई। इससे पहले कई बीजेपी के लोग यहाँ से, इस पैनल से बच के भागने की कोशिश की, क्योंकि जनता के सवालों का जवाब देने की हिम्मत शायद बीजेपी सरकार में नहीं है। चलिए, अभी शिव कुमार जी ने कहा प्रदीप जी की जनता खुश है हरियाणा में, बच्चे भी खुश हैं, बुजुर्ग भी खुश हैं। खट्टर साहब भी कहते हैं हैप्पीनेस इंडेक्स में हरियाणा सबसे आगे। मैं अभी थोड़ी देर पहले एक पैनलिस्ट ने एक बात उठाई थी कि सब चीज़ें पोर्टल पे ऑनलाइन करके ना ये सरकार भ्रष्टाचार खत्म करना चाहती। मेरी एक माता पीछे बैठी है जो 80 साल की एक बुजुर्ग लेडी है, उसके घर में बिजली का कनेक्शन नहीं है, उसके घर में दीवारों के ऊपर प्लास्टर नहीं है, उसके घर में कोई कमाने वाला नहीं है, उसके घर में एक अपाहिज बेटा है। इस सरकार के किसी नुमाइंदा ने उसकी सुध नहीं ली। उसका राशन कार्ड काट दिया गया है, उसका राशन कार्ड काट दिया गया बिना किसी जांच परख के। ये मैं इस नारनौल की जनता को, शर्म की बात है हम लोगों के लिए, ये इस नारनौल की प्रशासन के लिए शर्म की बात है, किसी ने उसकी सुध नहीं ली। और उसका वो एक अपाहिज बेटे को खुद मतलब दुनिया के घरों में मजदूरी करके उसको पेट भर रही है। ठीक है प्रदीप जी, आपने अभी जिनकी मिसाल दी है, अगर वो हमारे बीच हैं, हमें भी अफसोस इस बात पर, और हम कोशिश करेंगे कि खबरें भी तक के मंच के जरिए आवाज़ सरकार तक पहुंचे ज़रूर।
और जो ज़रूरतमंद हैं उन तक सरकार की सुविधाएं भी पहुंचे। लेकिन प्रदीप जी, पोर्टल को लेकर इतनी बहसबाजी, इतना झगड़ा आखिर होना क्यों है? ये तो खुद राजीव गांधी जी का सपना था कि तकनीक के शोबे में सबसे आगे रहना है हमें। निश्चित रूप से हमारे स्वर्गीय प्रधानमंत्री राजीव गांधी जी ने एक बड़ा सपना देखा था, एक बड़ा विजन देखा था, और वो इस देश में जनसंचार क्रांति के जनक के रूप में जाने जाते हैं। उन्होंने बड़ा सपना देखा था, लेकिन उन्होंने ये कभी नहीं सोचा था कि इस जन क्रांति का, इस जनसंचार का गलत इस्तेमाल भी होगा। इस जुमलेबाज सरकार ने हमारी जनता को कभी नोटबंदी की लाइन में सर, ये भी क्या पोर्टल का ही कमाल है कि सैलजा कहते हैं कि बिजली महकमे के पोर्टल से हैकर्स ने कई लोगों के साथ धोखाधड़ी कर दी है, कई कंज्यूमर्स के डाटा चोरी हो गया, उन डाटा चोरी करने की बुनियाद पर उन्होंने उनके अकाउंट्स ही खाली कर दिए। क्या ये भी पोर्टल का कमाल है कि कई जमाबंदी साइट्स पर हैकर्स ने फिंगरप्रिंट क्लोन करके लोगों के अकाउंट खाली कर दिए? बिल्कुल, पोर्टल में ही क्या है कि आप पोर्टल पर काम कर रहे हैं, ऐसी तकनीकी लेकर करते हैं कि वो, आप देखिए, एक कोई बहन एटीएम से पैसे निकलवाने जाती है और वहां फ्राडी ऐसे खड़े रहते हैं कि वो एटीएम बदल लेते हैं। अब उस बहन को तो बेचारी को पता नहीं, उस जमींदार को बेचारे को सीधे को पता नहीं, उसमें से वो धोखा करके निकाल लेते हैं। तो इसमें हर जगह तो कोई कार्रवाई हो नहीं सकती, लेकिन फिर भी आज ये पोर्टल जो बना है, धीरे धीरे ये ऐसे लागू होगा कि सब इसको मानेंगे। हरियाणा में, देश में और दुनिया में हिंदुस्तान इस पोर्टल में और इसमें कैशलेस लेन देन में एक नंबर पर है आज। प्रदीप जी, आपके सियासी विरोधी कहते हैं कि हम पर ये इल्ज़ाम लगाया जाता है कि हम धर्म की राजनीति करते हैं, हम जात पात की राजनीति करते हैं, लेकिन जब से बिहार में जातिगत जनगणना हुई है, कांग्रेस ने रटी लगा रखी है कि हर राज्य में, पूरे देश में जातिगत जनगणना होनी चाहिए। तो क्या ये नहीं है जात की राजनीति? कांग्रेस पार्टी समाज को बांट के राजनीति नहीं करना चाहती, वो सबको साथ लेके सबका विकास करना चाहती है। सबको अपने जिनका जितना शेयर है उसके हिसाब से प्रतिनिधित्व देना चाहती है। मोदी सरकार में हमारे माननीय प्रधानमंत्री ने अपने आप को इस वोट बैंक की राजनीति के चक्कर में, जब सरकार बनने के बाद ओबीसी में रजिस्टर्ड करवाया। ये जो डाटा है उसका मुख्य मकसद ये है कि जातिगत गणना से सरकार क्यों भाग रही, जिस भी वर्ग का जितना प्रतिनिधित्व हो उसको मिलना चाहिए, ये कांग्रेस की और हमारी धारणा है। कौन नहीं करता है जाति की राजनीति? शिव कुमार जी, आप नहीं करते? हम सबका साथ, सबका विकास की राजनीति करते हैं। अंत्योदय जो स्कीम चलाई थी पंडित दीनदयाल उपाध्याय ने, जो बढ़ाई थी एकात्म मानववाद की, जिसका अंत हो गया उस व्यक्ति को ऊपर उठाना, हम ये राजनीति करते हैं। और इस राजनीति के हिसाब से ही आज देश अनेकों में विश्व गुरु बन गया और आगे विश्व गुरु बनने जा रहा है। सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास। आपने इतना जोर देकर इस बात को कहा है और बीजेपी का हर नेता ये कहता है सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, ये वाली लाइन आप बार बार बोलते हैं। और जाति की राजनीति पर हम अभी बात कर रहे थे, तो असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिश्व शर्मा ने क्यों कहा कि मुसलमान हमें ना दें वोट? यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने यूपी चुनाव में क्यों कहा कि ये चुनाव तो 20 वर्सेस 80 है? ये कैसा सबका साथ, सबका विकास? देखिए, ये आप इसका ना एक तोड़ मरोड़ के उस बात को सामने लाना, उनके अंदर से भावना कुछ है, उसको तोड़ मरोड़ करके, ये मैं मीडिया के भाइयों का धन्यवाद करता हूं कि जिस बात को अपने उस को अच्छी टीआरपी बनानी हो तो उसको उसी हिसाब से पेश कर देते हैं। जिस व्यक्ति के बारे में विश्वा शर्मा ने कहा है वो आतंकवाद का समर्थन कर रहे हैं। हम पूरी दुनिया में कह रहे हैं कि अटल जी ने कहा था कि आतंकवाद कोई जाति नहीं, कोई धर्म नहीं, आतंकवाद आतंकवादी है। चलिए ठीक है, अपने अपने हिसाब से सभी सिलेक्टिव बात करते हैं, ये राजनीति है, यहाँ इस तरह की बात नहीं करेंगे तो फिर आगे बात कैसे बनेगी। बहरहाल इस बातचीत के लिए आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। और जैसे कि आप दोनों के बीच आर्गुमेंट्स हुए, वो एक हेल्दी राजनीति का हिस्सा है। हमारी कोशिश है कि हम इस
दुनिया के सबसे बड़े डेमोक्रेटिक देश में अपने मंच के जरिए भी खबरें भी तक आम लोगों तक हर किसी का वर्जन पहुंचा सके। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। इन अल्फाज के साथ आपसे मैं 1 मिनट और लेना चाहता हूं। ये शिव कुमार जी इसको मानेंगे, बीजेपी के ही यहाँ जिला अध्यक्ष जिन्होंने अपनी ही सरकार के खिलाफ भ्रष्टाचार की बात उठाई, ग्रीवेंसेस मीटिंग में उन्होंने बात उठाई और उनको शायद इस चीज़ का खामियाजा उठाना पड़ा। वो अफसर तो नहीं बदले, उन भ्रष्टाचार पे तो लगाम नहीं लगी, लेकिन वो जिला अध्यक्ष जरूर बदल गए। ये इनकी पार्टी की नीयत और ये राजनीति ये का कितनी अच्छी बात है, ये कितनी अच्छी बात है। कोई अफसर भ्रष्टाचारी करता है और ग्रीवेंसेस में बीजेपी के ही पदाधिकारी उसको मुद्दा उठा करके उसके खिलाफ कार्रवाई करते हैं। आज पहले बाहर से पता होता था, तब सरकार कार्रवाई कहीं करती थी, फिर भी नहीं करती, दबा देती। आज हरियाणा में कोई कांग्रेस का नहीं, केवल बीजेपी उसके खिलाफ कार्रवाई जारी रहेगा। प्रदीप जी, हमें इस बातचीत को अब यहीं पर खत्म करना होगा। प्रदीप जी को ये तो सियासत का हिस्सा है। उसके खिलाफ कार्रवाई सीखेंगे, उसके खिलाफ कार्रवाई नहीं हुई, बल्कि आपका बीजेपी अध्यक्ष हटा दिया गया। ये जो अफसर के खिलाफ कार्रवाई नहीं हुई। हमारा अध्यक्ष बदलने का समय सब सीमा होती है। आपका तो अध्यक्ष अब तक बना ही नहीं है, अब तक आप बनने दोनों की का उम्मीद ही नहीं है। बहुत शुक्रिया इस बातचीत के लिए। इधर आ सितमगर हुनर आजमाए, तू तीर आजमा हम जिगर आजमाए। बहुत शुक्रिया आप दोनों का। सर वक्त की कमी है, वक्त की नजाकत को समझना होगा। ये ठीक है, माफी के साथ आपका बहुत धन्यवाद। हर वर्ग जो है, आप थोड़ा व्यापारी, कर्मचारी, किसान, मजदूर, बहुत सब शुक्रिया आपका, बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू। बहुत शुक्रिया। और आप सबसे मेरा निवेदन रहेगा कि जिस तरह से यहाँ हम विजन 2024 की बात कर रखे हैं, विस्तार से यहाँ चर्चा हुई है।